नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस लगातार प्रदेश में प्रचार प्रसार कर रही है। वहीं कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित प्रदेश प्रभारी और कई नेता देहरादून आ चुके हैं। साथ ही वॉर रूम बनाकर कांग्रेस लगातार अपने कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में जा रही है। और वहीं अब कांग्रेस की तरफ से चुनाव को लेकर बैठक का दौर भी लगातार जारी है। दिल्ली में 2 मार्च स्क्रीन कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक के बाद यह भी कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस चुनाव लड़ने वाले दावेदारों पर मंथन करना बंद करे। प्रदेश के 5 लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है ताकि सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जाकर अपनी अपनी तैयारियों को और भी मजबूती प्रदान करें। देखिए, महिला कांग्रेस का रोल तो देखिए आज पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में हमारे नारी न्याय सम्मेलन चल रहे हैं लगातार। अगर आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के द्वारा भी, तो हम लोग हमारी हर विधानसभा में और जिले में नारी न्याय सम्मेलन चल रहे हैं, जिसके तहत हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं और जो महिलाएं हैं उनसे उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं और उनसे वहां की जो समस्या है उनके बारे में पूछ रहे हैं। और ये पूरे प्रदेश में इस वक्त पूरे महिला कांग्रेस का संगठन पूरे प्रदेश में रोज के हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के रेस कोर्स में एक फ्लैट में संदिग्ध अवस्था में नाबालिग का शव मिला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह सहित कई नेता मौके पर पहुंचे। घटना पर महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भी कहा कि विधायक आवास से महत्व कुछ दूरी और पुलिस लाइन से चंद कदम दूर ये घटना घटित हुई है और जो विधि व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करता है। देखिए, मुझे बड़ा दुख की बात है, ये दुखद घटना है कि हमारी जो देवभूमि है इसमें लगातार महिलाओं के ऊपर और बच्चों के ऊपर अत्याचार। सहसपुर थाना क्षेत्र के धर्मावाला क्षेत्र में आपको बता दें कि सड़क हादसा हो गया है और हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को हायर सेंटर भी रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक हादसा ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश में हुआ है। और साथ ही आपको बताते चले कि पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और लगातार पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये हमारे जिला चिकित्सालय विकास नगर में आज 4 बजे के 4 इंजर्ड पेशेंट आए थे, जिसमें से 2 तो इंजर्ड हैं, दोनों के पैर फ्रैक्चर हैं और 2 लोग डॉट डेड आए हुए हैं, जो कि 108 से यहाँ पे लाए हुए थे। इसमें 2 तो मेल हैं और 2 एक फीमेल है और 2 फीमेल हैं, जिसमें 2 बड़े हैं। उसमें से उनके जो मुखिया था उनका तो ब्लड डेड आए थे और 2 बच्चे हैं। बच्चे में एक छोटी सी बच्ची है 7 साल की, वो भी एक्सपायर है। जो घायल है उनकी क्या हालत है? उनके दोनों के पैर फ्रैक्चर है, आगे रेफर किया है। उत्तराखंड राजभवन देहरादून में 3 दिवसीय वसंतोत्सव 2024 का शुभारंभ हो गया है। फूलों की प्रदर्शनी के लिए आम जनता के लिए 1 मार्च से 3 मार्च तक राजभवन में निःशुल्क प्रवेश की सुविधा रहेगी। वसंतोत्सव 2024 के शुभारंभ के अवसर पर उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है और इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी उपस्थित रहे। राज्यपाल ने बताया कि 1 मार्च से 3 मार्च तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसके तहत आम जनता फूलों की प्रदर्शनी का दीदार करेगी। और मुझे बहुत खुशी है कि शिव जी ने जैसे वरदान दिया है हमको एक त्रिशूल की तरह, ये उत्सव भी 3 दिन का है। मैं तो पूरे विश्व को, पूरे भारत को, हर उत्तराखंडी को मैं इनवाइट करता हूं
कि आइए, राजभवन देहरादून में आइए और इन पुष्पों का आनंद लीजिए। इन पुष्पों के थ्रू जो प्रभु का, शिव जी का, वाहिगुरु का जो आशीर्वाद है उसको महसूस कीजिए। यहाँ पर आके देखिए कि किस प्रकार की वैरायटीज है हमारे पास, और यहाँ पर और भी बहुत सुंदर, मैं कहूंगा, रिसर्च, इनोवेशन चल रही है। खबर विकासनगर से है, जहां पर क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिख रहा। विकासनगर क्षेत्र में आंधी तूफान ने जोर पकड़ लिया है, साथ ही बूंदाबांदी का दौर भी शुरू हो गया है। बीते दिन मौसम विभाग ने भविष्यवाणी भी की थी और विकासनगर क्षेत्र में सुबह से ही आसमान में काले बादल देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद में मौसम ने करवट बदली और तेज तूफानी हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। तो देहरादून में चारों धामों में एचडीएफसी बैंक द्वारा स्थापित एटीएम का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। तो सीधा आपको लेकर चलते हैं देहरादून। चार धाम पर आज सेवा के शुभारंभ अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, और आप तो बहुत ही अच्छे वक्ता भी हैं, ब्रांच बैंकिंग हेड एचडीएफसी बैंक श्री अखिलेश राय जी, स्टेट हेड, और संयोग से मैंने और आपने एक ही विश्वविद्यालय से पढ़ाई करी है, लखनऊ विश्वविद्यालय से, श्री प्रफुल्ल सिक्का जी, हमारे अपर सचिव उत्तराखंड शासन के, जो आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारी हमारी हेली सेवाएं लगातार चल रही हैं। पहले पिथौरागढ़ से देहरादून की फ्लाइट शुरू हुई, पहले 3 दिन हुई, अब 5 दिन हो गई, और जल्दी 7 दिन भी हो जाएगी। और चंपावत, मुनस्यारी और पिथौरागढ़, हल्द्वानी से हमारी हवाई सेवा भी शुरू हो गई। और कल जो है भारत सरकार का एक हमारा हमको जो परमिशन उन्होंने देनी थी, 42 सीटर पिथौरागढ़ के लिए जो है वो भी दे दिया। तो वो सबका संयोजन कर रहे हैं रविशंकर जी, हमारे श्री मुकेश कुमार जी, हमारे अनुसूचित जाति आयोग के हमारे अध्यक्ष रहे हैं, और सभी एचडीएफसी बैंक के सभी हमारे अधिकारीगण, सभी अपनी सेवाएं देने वाले, उपस्थित सभी हमारे पत्रकार मित्र, सभी अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो आज आप सबके यहाँ पधारने पर आप सब लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप सबका स्वागत है, क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें से अधिकांश लोग आज यहाँ पर पहली बार आए होंगे। कितने लोग हैं यार पहली बार? एक बार हाथ उठा दें। सभी पहली बार आए। चलिए ठीक है, जो पहले भी आए हैं और जो पहली बार आए, मैं आप सभी का अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं कि आप लोग आज ये हमारा मुख्य सेवा सदन है उसमें पधारे हैं। और जो एचडीएफसी बैंक की राजपुर शाखा, 111वीं शाखा, यूकाडा के विभिन्न सॉफ्टवेयर, चार धाम में यात्रियों की सुविधा के लिए आज जो एटीएम लगाए गए हैं, उनका आज शुभारंभ हो रहा है। उस सब की मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और बड़ा अच्छा था अखिलेश जी, आप बोल रहे थे, देखिए ऐसा है कि देवभूमि में जो जन्म लेना है, वो जन्म लेना तो किसी के भी हाथ में नहीं है। किसका जन्म कहाँ होगा ये तो ईश्वर ही तय करता है। किस घर में होगा, किस देश में होगा, किस प्रदेश में होगा, ये ईश्वर के हाथ में है। लेकिन जन्म लेने का अगर ईश्वर ने हमको यहाँ पर हमारा जन्म कर दिया है तो वो तो है, बहुत अच्छा है, क्योंकि देवभूमि में जन्म हो रहा है।
और अगर जन्म नहीं भी हुआ है तो जिसको कर्म करने का अवसर मिल रहा है वो जन्म से भी कम नहीं है। तो आप सब लोगों को इन दोनों ही भूमिकाओं में देवभूमि में काम करने का अवसर मिल रहा है। और ये पुण्य भूमि है, तप की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, देवों की भूमि है। तो इस भूमि का अपना एक महत्व है अलग। आप कहीं भी देश दुनिया में जाएंगे तो लोग आपसे बात करेंगे, आप उनको बताओगे कि हम उत्तराखंड में काम करते हैं, देवभूमि में काम करते हैं। तो ये तय मानिए कि आपको देखने की जो उनकी दृष्टि है, उनके चेहरे के हाव भाव हैं, वो बदल जाते हैं। एक श्रद्धा का भाव उनके अंदर निर्मित होता है। इसलिए भगवान की आप सब पर बड़ी कृपा है कि आप सब लोग आज एक ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जो वास्तव में लोगों को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, और जो सरलीकरण, जो मैं हमेशा कहता हूं कि लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए, उनको जो सेवा आपके बैंक के माध्यम से हो रही है और आप सब उसके हेतु बन रहे हैं, तो ये तय मानिए कि भगवान की बड़ी कृपा आपके ऊपर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप भगवान की कृपा आपके ऊपर नहीं है, भगवान की कृपा है। इसीलिए आपको इसमें सेवा करने का अवसर मिला। अन्यथा तो देखिए लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों लोग सेवा के लिए माध्यम ढूंढते रहते हैं, सेवा खोजते रहते हैं, उनको सेवा प्राप्त नहीं होती है। तो जिनको सेवा प्राप्त हो रही है तो ये बिल्कुल तय है कि उनके ऊपर भगवान की सीधे सीधी कृपा है। तो आप सब भगवान के कृपालु हैं। मैं HDFC बैंक ने जो पर्यावरण के क्षेत्र में भी बहुत शानदार काम किया है, उसके लिए भी आप सबको बधाई देता हूं कि आप लोगों ने जो 2 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य निर्धारित किया, उस लक्ष्य को प्राप्त भी किया। और इस वर्ष आपने 5 लाख पौधे रोपने का जो लक्ष्य निर्धारित कर पर्यावरण संरक्षण को लेकर आपकी जो प्रतिबद्धता है, जो संकल्प है, और जो इस समय जरूरत है, हम सब की आवश्यकता है, उसको कायम रखने का काम किया है, लोगों में जागरूकता लाने का काम किया है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और पिछले 5 वर्षों में HDFC बैंक के द्वारा लगभग 8 लाख पौधे रोककर एक बड़ा संदेश जिसकी आवश्यकता है और जिसके बारे में हम भी लगातार कहते हैं कि इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों ही चलनी चाहिए। क्योंकि आज जो पर्यावरण को लेकर तमाम प्रकार के चुनौतियां हमारे सामने पैदा हो रही हैं, उसके लिए ये पौधारोपण बहुत बड़ा एक माध्यम है जो कई प्रकार से संतुलन का काम करता है। और वो काम आप सब लोग बहुत भली भांति कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया है, और वो मंत्र हमारा तभी सार्थक हो सकता है जब हम समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक जो सामान्य सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को पहुंचाएं, उनको उन योजनाओं को बताएं, उनका लाभ दिलाएं, जिनसे उनका जीवन आगे बढ़ सकता है। और इसको लेकर हमने राज्य में जो वित्तीय समावेशन है, उसको आत्मनिर्भर राज्य के निर्माण की दिशा में बहुत प्राथमिकता से आगे बढ़ाया है। अभी जैसा आप बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बैठक हो रही थी, हमारे यहाँ भी जो बैठक होती है, मैं भी हमेशा ये कहता हूं, हमेशा भाग लेता हूं मैं, और हमेशा मैं कहता हूं कि इसमें बहुत सरलीकरण की अभी भी जरूरत है। अभी बैंकों में आप लोगों ने, आपका तो बड़ा अच्छा है कि 17,000 करोड़ का आपने लोन दे दिया, एक बहुत बड़ी बात है। और लेकिन अभी भी बैंक हमारे कहीं कहीं पर क्या है कि लोन देने में, अब चूंकि औपचारिकताएं भी होती हैं, उनकी अपनी बैंक की आवश्यकताएं भी हैं, बैंक भी चलाना है,
लेकिन उसके बावजूद भी अगर थोड़ा सरलीकरण हम करते जाएं, लोगों को सुविधा देते जाएं, तो बहुत तेजी से चीजें आगे बढ़ रही हैं। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं हवालबाग का। अल्मोड़ा में पहले साल में गया था वहां, तो लोन लेकर काम करने वालों की जो संख्या थी वो कम थी और 6 करोड़ का लोन लिया था एक साल में। और एक साल बाद में गया तो वो 22 करोड़ हो गया, और इस बार में गया तो वो 100 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। तो तेजी से लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमको भी प्रोत्साहन देता है। राज्य के अंदर भी जो हमारे वित्तीय संस्थान हैं, विशेषकर जो बैंक हैं, उनके द्वारा हमारे गांवों में, शहरों में, अर्ध शहरी क्षेत्रों में जो काम किया गया है, जो इस दिशा में प्रयास किए गए हैं, वो बहुत उत्साहजनक हैं। उसके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं। और मेरा ये मानना भी है कि इस क्षेत्र में जो बुनियादी स्तर पर कार्य करने की और भी अभी आवश्यकता है, क्योंकि ये हम लोगों की एक शुरुआत हुई है। हम लोग बिल्कुल गांव-गांव जा रहे हैं, जो कम हमारे डेवलप एरिया हैं उन एरिया में जा रहे हैं। और इसके पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि, इसका भाव लोगों के अंदर आना चाहिए। जो आपसे मिले तो उसकी संतुष्टि होनी चाहिए, उसका ठीक प्रकार से मार्गदर्शन होना चाहिए, और जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में अच्छी सुविधाएं मिले। उत्तराखंड में एचडीएफसी की वर्तमान में कई शाखाएं चल रही हैं, जिसके माध्यम से जो हमारे प्रदेश के निवासी लोग हैं उनको बहुत अच्छी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। और बैंकों का प्रयास भी रहना चाहिए कि लोगों को बैंकिंग के क्षेत्र में आसानी से उनका काम हो, आसानी से उनकी समस्याओं का हल हो। और इस दिशा में जैसे आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, और केवल बैंकिंग के अलावा जो अन्य गतिविधियों में भी आप काम कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में एचडीएफसी बैंक लगातार सफल हो रहा है। अभी जैसा मुझे बताया गया कि एचडीएफसी बैंक पेपरलेस वर्क करने को भी लगातार प्रमोट कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। यह डिजिटल तकनीक के सही इस्तेमाल का हमारे सामने बहुत विशिष्ट उदाहरण है। आज डिजिटल ट्रांजैक्शन की स्थिति भी आप जानते होंगे। जो एक समय था कि लोग जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन की जब बात माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने करी, तो उस समय मजाक उड़ाते थे, खिल्ली उड़ाते थे। कहां से यहां पर डिजिटल ट्रांजैक्शन हो जाएगा, यहां तो इंटरनेट नहीं चलता है, यहां लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होता है। आज देखिए दुनिया का लगभग आधा डिजिटल ट्रांजैक्शन अब भारत में हो रहा है। आधा ट्रांजैक्शन यानी 50% के करीब हम पहुंच गए। और यूपीआई लेकर, और सब्जी वाला, फल वाला, चाय वाला, सब डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा प्रयास है और संकल्प है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर, देवभूमि के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति तक जो बैंकिंग सुविधाएं हैं वो उन सुविधाओं का लाभ मिले। आज जनधन खातों का महत्व हमारा पूरा देश देख भी रहा है और समझ भी रहा है। बैंक खातों की वजह से सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे जो उसके लाभार्थी हैं उनके खातों में पहुंच रहा है, और कटौती बिल्कुल अंश मात्र भी नहीं हो रही है। पहले कटौती हो जाती थी, बिचौलियों के माध्यम से जब जाता था, तमाम प्रकार से कमीशन की भेंट चढ़ जाता था। जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान कराने के साथ ही आज एचडीएफसी बैंक ने, जो सरकार का भी निरंतर सहयोग दिया जा रहा है, एचडीएफसी बैंक ने केदारनाथ धाम के सौंदर्यीकरण के लिए भी धनराशि प्रदान की गई थी। वहीं जोशीमठ की जो आपदा आई थी, उस जोशीमठ की आपदा में भी आर्थिक मदद आपके द्वारा की गई, बैंक के द्वारा की गई। मैं इस कार्य के लिए जो देव कार्य किया है, इसके लिए मैं एचडीएफसी बैंक की इस पहल को बहुत सराहना करता हूं, और हमारे सभी अधिकारियों को, हमारे यहाँ के हमारे हेड को, अखिलेश जी को, बकुल जी को, और आप सभी को, आप सबका मैं साधुवाद देता हूं।
हमारी सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए लोक केंद्रित जितनी भी पहल है, उन पहल को शुरू करने में सबसे आगे रही है। जब एचडीएफसी बैंक जैसे बैंक इन पहलों में भी सरकार का हाथ बटाते हैं, आगे आते हैं, तो यह साझेदारी निश्चित रूप से राज्य के लिए भी, समाज के लिए भी, लोगों के लिए भी, बैंक के लिए भी, सबके लिए बहुत लाभकारी होती है। हमारी सरकार ने हमेशा आजीविका के अवसर को बढ़ाने के लिए आय के विविध और स्थायी स्रोतों को प्रदान करने, रोजगार और उद्यमिता को सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है, ताकि हम राज्य को एक आदर्श राज्य बना पाएं। और मैं एक बात और अखिलेश जी यहां कहना चाहता हूं, देखिए किसी भी क्षेत्र में जैसे हम उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने की बात कर रहे हैं, हमारा संकल्प है, उसी प्रकार से आपका ये बैंक भी देश के अंदर अगर कहीं सबसे पहले आदर्श स्थिति में खड़ा हो सकता है या अन्य के लिए उदाहरण बन सकता है, तो उसका स्थान भी सबसे उपयुक्त देवभूमि है। देवभूमि में अगर शुरुआत होगी तो आसानी से ये बन जाएगा। हम बैंकों के, कॉर्पोरेट्स और अन्य व्यवसायों को उत्तराखंड में स्थापित करने के लिए कृत संकल्पित हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट की थी, जिसमें पूरे देश दुनिया के लोगों ने 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा के हमारे साथ एमओयू किए हैं और 64,000 करोड़ की हमने ग्राउंडिंग भी शुरू कर दी है। ग्राउंडिंग भी तेजी से आगे बढ़ रही है और लोगों के लिए एक यहां आना, यहां पर काम करना, ये बहुत मतलब उनके लिए एक अच्छा वो हो रहा है। लोगों का आकर्षण यहां के लिए बढ़ा है, उसके लिए हम काम भी कर रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग, ये सभी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। सरकार अपनी ओर से जो बैंक हैं, व्यावसायिक गतिविधियां हैं, आवश्यक बुनियादी ढांचा है, इनको सभी को सुविधा प्रदान करने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारे नागरिकों का जीवन है, उनके स्वास्थ्य के मानक हैं, वो उनमें सुधार किया जा सके। मैं उत्तराखंड को अवसरों और विकास का राज्य बनाने के उद्देश्य से आप सभी लोग इसमें जो प्रतिभाग कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, आप सबको भी अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सब मिलकर उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए काम करें। ऐसा विकास जो समावेशी हो, टिकाऊ हो, उत्तराखंड राज्य को रोजगार के जो पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने में समर्थ हो। मेरा मानना है कि हमारे इस संकल्प को, जो हमारा संकल्प है विकल्प रहित संकल्प, आप सब जानते हैं मैं विकल्प रहित क्यों कहता हूं हमेशा, क्योंकि संकल्प में विकल्प ना आना संकल्प की सिद्धि हो जाना है। क्योंकि जो हमने संकल्प ले लिया, और जब हम कोई संकल्प ले लेते हैं तो ये तय मानिए कि हमको रास्ते स्वतः ही मिल जाते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।